नहीं हल्के नहीं, अभी से सामान्य बात लिख रहे हैं तो एमीन की बात बताएंगे। अभी नाम भी आएगा, नाम के लिए भी। अभी ये साधारण परिभाषा है। देखो जब साइनाइड को निकिल की उपस्थिति में अपचयित कराया जाता है, हाइड्रोजन से क्रिया नहीं लिखते हैं, अपचयन लिखते हैं, अपचयित कराया जाता है तो एमीन बनते हैं। अब और कैसे कर सकते हैं, और ऐसे कर सकते हैं कि CH3 है, तो होता क्या है, अभिक्रिया हो कैसे रही है, देखो इधर एक बंद टूटेगा, एक H इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा, CH डबल बंद NH। अब ये अधूरा यौगिक है, इसमें फिर एक बंद और टूटेगा और एक H, ये H2 और आएगा, तो एक H फिर इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, एक बंद कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे यहाँ 2 H की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी, 2 इधर 2 इधर, और ये जो भी बना है वो एमीन है। और नाम क्या होगा इसका, इतना नामकरण करवाने के बाद भी एथिलएमीन, और ये क्या है, मैथिल साइनाइड। देखो साधारण नाम है या मैथिल साइनाइड। अब अगर कोई इसमें बेंजीन के साथ करना चाहे, कि साहब बेंजीन के साथ करेंगे, तो बेंजीन के साथ भी बन जाएगा, इनमें से तीनों में से किसी के साथ बन जाएगा, CH2NH2, बेंजिलएमीन हो जाएगा। हाँ जी, और सुनो इधर, और हम ये लिखेंगे यदि, ऊपर वाली उतार लेते हैं क्या, देखो ये नोट एक तरीके से ऐसे, मतलब इसी के नीचे लिखेंगे कि यदि आइसोसाइनाइडो का अपचयन, आइसोसाइनाइडो का अपचयन कराया जाता है, तो 2 डिग्री एमीन बनते हैं। क्या लिख रहे हैं हम, ये NC होता है आइसोसाइनाइड। अगर आइसोसाइनाइड का अपचयन कराएंगे तो आइसोसाइनाइड में बॉन्ड जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है, मतलब एक नाइट्रोजन जो होता है ना, वो युग्म देता ही देता है, और बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, चलो दिखा भी दो निकल की उपस्थिति में। तो ये ऐसा बनता है कि RN के साथ एक H आएगा, C के साथ ऐसे करके आएंगे, मतलब एक एक तो पहले मिल जाएगा, लेकिन अगली बार में जो H मिलेंगे वो दोनों कार्बन ही रखेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए, ये। तो इस तरीके से अगर जो किसी भी NH के दोनों ओर एक एल्किल एल्किल समूह लगे होते हैं तो ये 2 डिग्री एमीन कहलाता है। ये आइसोसाइनाइड है, चाहो तो एल्किल लिख दो या आइसोसाइनाइड लिख दो, आइसोसाइनाइड। तो ये लिखा था यदि आइसोसाइनाइड का अपचयन कराया जाता है तो 2 डिग्री एमीन बनते हैं। तो पहले ये सब उतार लेंगे, उसके बाद ये उतार लेंगे, खाली साइनाइड से 1 डिग्री मिलेगा और आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री। हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, जरूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हाफमान के नाम से 4 अभिक्रियाएं आएंगी और कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। देखो भाई, क्या है ये, बता यार, ये कौन सी दुनिया में लग रहा है, हाँ कुछ पता भी है ना, बताइए क्या नाम है इसका, और 4 भी खत्म है, 4 से मिलकर नहीं बताई जाएगी। हाँ भाई क्या नाम है,
कार्बोनिल एमीन, हाँ जी क्या है? जोर से बोलो, कोई आवाज़ नहीं आ रही। एथिल कार्बोनिल, ये लो। कौन सी जड़ी बूटी तुम्हें पिलाई जाए तुम्हें इनके क्रियात्मक समूह के नाम याद होंगे? एल्किल एमाइड है, ये एमाइड ग्रुप है। उसे छोड़ो, खाली एमाइड भी बोल दोगे तो भी सही है। वो पता समूह की पहचान नहीं हो रही, जिन्हें कहा कि केमिस्ट्री पढ़ लेनी है। अभिक्रिया बड़ी सिंपल बोली जाती है ये। जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा जलीय KOH के साथ अभिकृत करते हैं तो कोई एमीन प्राप्त होती है। कोई भी एमीन, जो भी उसके होते एमीन, ठीक है ना। जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा जलीय KOH के साथ अभिकृत करते हैं तो एमीन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। अब बात आती है कि ये R और NH2 तो निकल गया, फिर बचा क्या हमारे पास? हमारे पास CO बचा है, Br बचा है और KOH बचा है। कौन किस किस से क्रिया करेगा? K प्लस है, OH माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस ही दर्शाएगा। CO जो होता है वो कार्बोनेट वगैरह ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता आगे को। क्या क्या संभावनाएं हैं? अच्छा मिला के लिखें, अच्छी बात है यार, ये मायने नहीं रखता मिला के लिखो या मत लिखो। ऐसे तो हम एन को भी खोल देंगे, तो उस टाइम पर तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। बंद खुले या बंद हो उससे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए क्रियात्मक समूह की पहचान होनी चाहिए। क्या बनने की संभावना है? क्या लिख दूं एक झटके में ही? पैरों चलना सिखा रहे हैं तुम्हें। के साथ चलो, KBr, हाँ जी। और क्या संभावना है? माइनस 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 बच गए। तुम्हें क्या लग रहा है कि अकेला है क्या? कि जितने चाहे इतने लाखों करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं, जिसे जितने चाहे इतने दे सकता है, इसमें इतनी हिम्मत है। एक नहीं होते हैं वो तो बैलेंस में। तो अभी जब हम इस तरह का जो एक बूंद भी पोटेशियम डाला होगा तो करोड़ों अणु पहुंच गए होंगे। जिसे जितने चाहिए इतने ले लो, अभी क्रिया तो बैलेंस बाद में हो जाती है। कहने का मतलब है कि 1 2 3 माइनस वाले हैं और प्लस वाला के अकेला बचा है संभालने के लिए। तो फिर के जो है वो सी के साथ भी जाएगा और CO कुछ नहीं होता है, CO3 होता है जो किसी के साथ जाता है। तो जब CO3 होता है तो CO3 पे जो होता है वो -2 होता है, तो इसका मतलब इस पर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि इस पर +1 होता है। K2CO3। अब K के साथ ये भी चला गया, K के साथ ये भी चला गया। अब K खुद इसके साथ तो आ नहीं सकता, Br भी इसके साथ नहीं जा सकता, ये भी इसके साथ नहीं जा सकता। क्या संभावना बची है? HOH बचे हैं, तो HOH आपस में ही बनाएंगे कुछ ना कुछ और वो जल ही बनाएंगे। बात आती है बैलेंस करने की, तो बैलेंस करेंगे हम कि पोटेशियम कितने यूज हो गए हमारे पास? 2 पोटेशियम यूज हो गए, 3 यूज हो गए, तो हम इसे 3 से गुणा कर देंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि ब्रोमीन जो है, जो हमने 3 देख रहे हैं तो ब्रोमीन 2 है। अब इसे हम 2 से बैलेंस करेंगे तो इसका मतलब अब 4 हो गए, यहाँ 4 हो गए। तो अब देखो H कितने हो गए? H 4 हो गए हैं, 2 से गुणा कर दी। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो, 3 ये है, 2 वो है, 5, 4 ऑक्सीजन ये है और 1 ये है, 5। अब एक एरिया जो है वो बैलेंस है, ये एमीन है, ये एमाइड है। इसकी ओरिजिनल परिभाषा देखो, जो ओरिजिनल उदाहरण, ये जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा जलीय KOH के साथ अभिकृत करते हैं तो कोई एमीन का मतलब अब मैथिल एमीन ही बनेगा, मैथिल एमीन प्राप्त होता है। और साथ में 2KBr अलग निकल जाता है, K2CO3 अलग निकल जाता है, 2H2O अलग निकल जाता है। ये हो जाता है मैथिल एमीन, ये हो जाता है, क्या नाम होगा भाई इसका? मैथिल एमाइड
पढ़ा लिखा सब बेकार, सब खत्म आदमी। अलग कॉन्सेप्ट इसके लिए न हो रही है एथिलेमाइड, अलग गधों को पढ़ा दे तो भी सीख जाएगा। इतना बता रखा भेजे में घोंस लो CH3 हो तो ये एसिटिक बनता है ना, अब समझ में ना आ गया। हम तो वही वाले हैं, कितना भी मान लो सुबह उठ के यही कहेंगे आपके समारोह तो भेजे में तुम्हारे घुसी ना घुसी कि इससे CH3 से कुछ बनता है, यह सब ऐसी तैसी में गया, एसिटिक होता है। लिखेंगे हिंदी इसकी। और यह अभिक्रिया तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार एमीन बनाने की अभिक्रिया, अमीन बनाने की अभिक्रिया नहीं है। दरअसल अभी अंत परिवर्तन स्टार्ट होंगे ना, ये 15 नंबर के जो स्टार्ट होंगे उसमें पता नहीं है कितनी बार लगेगी, 50 बार लगेगी अभिक्रिया। क्योंकि इस अभिक्रिया की खासियत यह है कि कार्बन को कम करने के काम आती है, ये कार्बन की संख्या को एक झटके में कम करती है। ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा बोट्स अभिक्रिया काम आएगी, वो एक झटके में कार्बन को डबल कर देती है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे की एंटी अभिक्रियाएं चलेंगी अंत परिवर्तन में। अभी जब आएंगे स्टार्ट होंगे तब की बात है। फिलहाल हिंदी लिखेंगे। जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा जलीय KOH के साथ, ब्रोमीन तथा जलीय KOH के साथ अभिकृत करते हैं, अभिकृत करते हैं तो एमीन बनते हैं, तो एमीन बनते हैं। एमीन बनते हैं। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। उतार लो जी। देखो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, अरे आप सुन भी लो इधर को। अरे 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 भाई इधर कुछ हो रहा है, इधर भी देख लो। अगर रात भर हेरा काटोगे ना तो भी इसका नाम नहीं पता चलेगा, या तो देख लो इधर को। ये चैप्टर समझने वालों के जितना आसान है ना, ना समझने वालों के लिए धोई निकाल देगा। जैसे जैसे नाम और इसमें अभिक्रिया हो गया, ये फॉर्मूले आ रहे हैं इसमें। देखो जी, एक होता है ये, अगर बेंजीन के साथ 2 COOH इस तरीके से लग जाते हैं ना तो ये थैलिक अम्ल कहलाता है। थैलिक अम्ल इंग्लिश में इसे पथैलिक भी बोलते हैं, मतलब पी साइलेंट रहता है, थैलिक ही रहता है। देखो थैलिक अम्ल होता है। अब थैलिक में क्योंकि अगर जो हम किसी भी अम्ल के आगे से OH हटा दें और उसकी जगह NH लगा दें तो ये अमाइड बन जाता है, तो ये थैलेमाइड बन जाता है। थैलेमाइड क्योंकि यहाँ से भी OH हटा दिया, यहाँ से भी OH हटा दिया, उनकी जगह NH लगा दिया हमने। लगाया तो NH2 था लेकिन एक H और कम करके इससे भी जोड़ दिया। तो ये जब किसी देखो सर थैलेमाइड को, एमाइड है ये, जब किसी थैलेमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं तो यहाँ से H हट जाता है और यहाँ से OH हट जाता है और यहाँ K आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाता, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो CO और ये N और ये CO और यहाँ आ जाएगा K, और जो निकलना था OH और H2O निकल जाता है। अभिक्रिया भी खत्म नहीं है क्योंकि हम जो है एमीन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। इसका नाम जो है वो ये थैलेमाइड था ना, तो अब पोटेशियम शब्द जुड़ जाएगा, पोटेशियम थैलेमाइड, थैलेमाइड बनता है जिसकी क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं, एथिल अल्कोहल से कराते हैं। तो अब देखो यहाँ से K हट जाएगा क्योंकि K प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो K जो है वो दोबारा से इसके साथ चला जाता है और अब यहाँ एथिल आ जाएगा, यहाँ N और ये C2H5 और निकल जाएगा KOH। अभिक्रिया भी खत्म नहीं हुई है,
इसकी क्रिया जो है वो NaOH से कराई जाती है। NaOH से, जब NaOH से कराई जाती है तो देखो यहाँ से ब्रेक होता है ये, और ये यहाँ से ब्रेक होगा ऐसा करके। तो ये जो है C2H5 और N था, तो एक H इस बंद के लिए मिल जाएगा इसे, और एक H जो वो इस वाले बंद के लिए, ऐसे करके। बात आती है बचेगा क्या, तो ये जो CO था ना, तो ये NaO जो है वो उसकी ओर से आके ऐसे जुड़ जाएगा ONa, और ऐसे ऐसे क्योंकि 2H की जरूरत पड़ी थी तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक H इसके लिए था एक H इसके लिए था, तो 2 बार NaO बचेगा। तो एक बार ONa जो इधर लग जाएगा और एक बार ONa जो है वो इधर लग जाएगा। नाम जो है थैलिक अम्ल था, लेकिन अम्ल में अगर जो लास्ट में H हटा के ये लग जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, आगे को सोडियम, हाँ सोडियम थैलिक अम्ल बन जाता है वो, तो क्या हो जाएगा? सोडियम थैलेट। और ये है एथिलैमीन, एथिलैमीन 1 डिग्री एमीन भी कह सकते हैं हम इसे। ये होती है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, या गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण भी कहते हैं इसे। तो एक ही बात होती है, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। जब किसी थैलेमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रित करते हैं तो पोटेशियम थैलेमाइड बनता है, जिसकी क्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर ये एथिल थैलेमाइड, जैसा पोटेशियम था तो एथिल थैलेमाइड बनता है, जिसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर एथिलैमीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया, बस इसके बारे में नहीं बताना है, एथिलैमीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। जैसा दिख रहा है ऐसा लिखना होता है। लिखो, लिख लोगे क्या? लिख लो। दिया है लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम है, इसका मतलब है 6000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर है, या 6 गुणा 10⁻⁻7 मीटर है। ये लैम्डा का मान दिया है। एक तो वो न्यू का मान पूछ रहे हैं और एक वो ऊर्जा का मान पूछ रहे हैं। हम कहेंगे चूंकि एक फॉर्मूला होता है C बराबर न्यू लैम्डा, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? C अपॉन लैम्डा, C अपॉन लैम्डा। वैल्यू लगा देंगे। C जो होती है प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸, लैम्डा होता है 6 गुणा 10⁻⁻7। डिवाइड करेंगे कितना, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 6 पंजे 30, 10⁸ और प्लस 7, यानी कि 0.5 गुणा 10⁻15 हो जाएगा न्यू का मान, और इसे लिखते हैं हर्ट्ज में। इसके बाद चूंकि एक फॉर्मूला होता है E बराबर H न्यू या E बराबर HC अपॉन लैम्डा, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो। अब तो न्यू की वैल्यू भी हमारे पास है और लैम्डा की वैल्यू भी हमारे पास है, लेकिन फिलहाल मैं लैम्डा से निकालूंगा क्योंकि आंसर उन्होंने लैम्डा में दिया था। तो इसलिए E बराबर H की वैल्यू आती है 6.6 इंटू 10⁻⁻, जो है वो -34 हो जाती है। C प्रकाश की चाल है 3 गुणा 10⁸, और ये 6 गुणा 10⁻7 माइनस में, देखो दशमलव बाद हटाएंगे, इससे काटेंगे, दशमलव लगा के ना 5 बार ये कट जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, दशमलव एक ये है, एक ये है, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। 10 की घात 1 की 10 पे ले जाओ, -34 ये है, प्लस के 8 ये है, प्लस के 7 ये ऊपर पहुंच जाएंगे। 34 में से 15 जाएंगे, कितने? देखो इसका मान जो है ना ये इतने जूल में आ जाएगा। अभी कभी कभी ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान पूछ लेते हैं कि ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, क्वेश्चन भी दे देंगे कि ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान पूछे तो हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया, EV लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 19 से तो 19 कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 33/16, मतलब के 16 का 16, 16 दूनी 32,
1 बचेगा, 0 लग जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 10, 6, तो E बराबर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो इतना कर देना है और जूल में पूछे तो इतना करना है। ये है, सुन लो इधर एक साथ ही ना, समझ लो पहला क्वेश्चन क्या है। अरे अलग से नहीं बता रहे, पहले सुन लो इधर। एक धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पर 3000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित किया जाता है। वो पूछ रहे हैं तुमसे क्या धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और ऐसे ही पूछेंगे तुमसे कि इतनी आवृत्ति वाला प्रकाश डाला जाता है, इतनी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश डाला जाता है। अब बताइए क्या पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, या नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। वो दोनों कारण तुमसे पूछेंगे। अभी सिंपल सा क्वेश्चन बनाया हमने। तो देखो उधर, अगर वो तुमसे दे दिया कि एक धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि ये है वो धातु, और इस धातु के ऊपर लिखा हुआ है कि इसे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए। कार्यफलन का मतलब होता है ये कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अगर जो तुम इसे दोगे तो ये धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, वरना ये नहीं छोड़ेगी। मतलब 4 से ज़्यादा होना चाहिए, अब 4 से कम ना हो किसी भी हाल में, यानी कि 3.9 होगा ना तो नहीं निकलेंगे। अब वो कौन सा वाला होगा, जो ये आपतित प्रकाश है इसका है। तो कुल मिलाकर ये भी ऊर्जा है, और अब हम यहाँ भी ऊर्जा निकालने वाले हैं लैम्डा से। लैम्डा का मान दिया इन्होंने 3000 एंगस्ट्रॉम। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसका यूज जो है ना सिर्फ लास्ट में तुलना करने के लिए किया जाता है, बाकी हम आंसर तो यहाँ से निकालेंगे। समझ लो सही से। एक धातु लेकर आए, उस धातु के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है कि अगर जो तुम इस पर इतने ऊर्जा का प्रकाश डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर नहीं डालोगे तो नहीं निकलेंगे। 3.99 भी रहेगा ना तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 4.1 हो जाएगा तो निकल जाएंगे, 4 भी हो जाएगा तो भी निकल जाएंगे। समझ गए। अगर कोई कहे कि यार हम इसमें 5 का डालेंगे तो क्या फायदा होगा, तो देखो अगर जो तुमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का प्रकाश डाल दिया तो 4 जो है वो तो खर्च हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो बाकी एक जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन को चलाने में खर्च होगा। ये आइंस्टीन का नियम है, बताई थी उस दिन ये वाली बात। तो अब हमारा जो काम है वो काम ये है कि हम आपतित प्रकाश की ऊर्जा निकालें। पहले तरंग दैर्ध्य दी है, इसकी ऊर्जा निकालेंगे। अगर हम ऊर्जा जो निकालेंगे अब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सेम की तुलना करनी है हमें। अब फिर हम मैच करेंगे कि ये अगर ये E का मान 4 से ज़्यादा आया तो हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर जो इस E का मान 4 से कम आया इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। समझ में आ गई। निकाल लें। देखो हम दिया है, और दिया क्या है कि कार्यफलन का मान जो है वो तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका हमें कोई यूज है नहीं, लास्ट में तुलना करेंगे। लैम्डा बराबर 3000 एंगस्ट्रॉम है। 3 का मतलब है 3000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर हो गया, या 3 गुणा 10⁻⁻7 मीटर हो गया लैम्डा का मान। हम कहेंगे आपतित प्रकाश की, देखो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मत निकालो, आपतित प्रकाश की ऊर्जा निकालो। देखो आपतित प्रकाश की ऊर्जा, और ऊर्जा जो होती है वो अगर उन्होंने आवृत्ति दी होती ना तो हम ये लगाते हैं, लेकिन उन्हें दिया क्या है तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों सूत्र होते हैं, कोई सा लगा देंगे। अगर वो दे देंगे उसकी आवृत्ति इतनी है तो फिर हम ये वाला लगाते हैं।
अब देखो E बराबर 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34, C का मान है 3 गुणा 10 की घात 8, लैम्डा का मान है 3 गुणा 10 की घात 7। इससे जो है वो हम डिवाइड कर, माइनस ये ध्यान से देखो है? ये है देखो 6.6 है, देखो इधर ये 7 के ऊपर पहुंचे, चलो जो भी है। अरे वो तुमने जब ये माइनस लग रहा होगा तुमने, अरे जब ये माइनस लगाया होगा उस टाइम तुमने पलक मार लिया होगा, तुम्हें दिखाई नहीं दिया होगा। अब देखो इधर ये जूल आ गया। अब आपतित प्रकाश की ऊर्जा जूल में हम तब बताते अगर ये जूल में दिया होता तो, क्योंकि अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे पहले से, तब देखेंगे। तो देखो इधर E बराबर 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से डिवाइड कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर बन गया। इससे तो ये कैंसिल हो गया, दशमलव से दशमलव हो गया। 16 से डिवाइड करेंगे 66 को, 16 चौका 64, कितना बचा 2 बचा, दशमलव लगाया 20 हो गया, 16 एकन 16 हो जाएगा भाई। कितना बचेगा 4, 40 हो जाएगा। लो जी आपतित प्रकाश की ऊर्जा इतनी आई है, मतलब आपतित प्रकाश जो है वो 4.12 का डालने हैं EV का, चाहिए इतना। निकलेंगे नहीं निकलेंगे, निकल जाएंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो सर इस प्रकार, ये बात लिखनी है हमें, इस प्रकार आपतित प्रकाश की ऊर्जा 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि धातु के कार्यफलन φ0 बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। अतः पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। ये क्वेश्चन होता है, और इसी क्वेश्चन को लोग पता नहीं कितने भारी भारी तरीके से समझ लेते हैं यार, पता नहीं क्या चीज़ पूछ ली, ये हमसे तो ये पूछ ले बताओ होंगे नहीं होंगे, तो कुछ नहीं होता है, सिंपल से सिर्फ तुलना करनी होती है। अभी और सुनो, वो यहाँ कार्यफलन ना देखे ना, वो कह देता कि जो उसकी देहली आवृत्ति है, क्योंकि देहली आवृत्ति भी इसके अंदर ही होती है, देहली तरंग देती भी इसी के अंदर होती है, तो वो यहाँ कार्यफलन ना देखे, वो देहली आवृत्ति दे देता कि देहली आवृत्ति इतनी है, तो भी हम उसके अब क्या करते हैं, फिर हम इसकी आवृत्ति निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर जो चीज़ यहाँ दी होगी हम तुलना उसी से करेंगे उसकी। अगर यहाँ तरंग दे देगी तो हम तरंग दे से तुलना करेंगे, ये दोनों चीज़ें होती हैं। लिखो जाए, नहीं तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन लगे कि देहली आवृत्ति में कम से कम चाहिए या उससे चाहिए, तो इसे भी ऊर्जा में बना लो और दोनों की ऊर्जा बना लो, तो तुलना कर जाओ तो सही है, सबसे अच्छा है, तुलना कर जाओ सबसे अच्छी बात है ऊर्जा से। धातु की देहली आवृत्ति इतनी है, इस पर 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित किया जाता है या डाला जाता है, क्या धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? हो
गए। अब देखो जितना नहीं हुआ ना वो बात समझ आ गई। ये है वो धातु, ये है भाई। और इस धातु की जो देहली आवृत्ति है, देहली आवृत्ति वो न्यू जीरो बराबर 1.5 गुणा 10⁻⁻14 हर्ट्ज है। अब समझ सके कि आवृत्ति से तुलना ना तुम्हें न्यूनतम और अधिकतम का पता चलेगा नहीं, इसलिए यहाँ आवृत्ति दी हो या तरंग दे दी हो तुम इसका कार्यफलन बना लो। कार्यफलन से हमें पता चल जाता है ऊर्जा का, तो ऊर्जा से निकालना आसान होता है कि जो भी होगी इससे अधिक ऊर्जा होनी चाहिए, ये मतलब होता है। तो चाहे आवृत्ति दी हो या तुम्हारे पास ये देहली आवृत्ति दी हो या देहली तरंग दे दी हो, तुम ये फॉर्मूला लगा दोगे फाई जीरो बराबर एच न्यू जीरो या एच सी अपॉन लैम्डा जीरो। जो भी फॉर्मूला दिया हो, आवृत्ति दी है तो ये वाला लगा देना, तरंग दे दी है तो ये वाला लगा देना, ये कार्यफलन निकल जाएगा। अब जो कार्यफलन निकले उसकी तुलना तुम्हें यहाँ आपतित प्रकाश की तरंग दे दिया जो भी दी है उसकी ऊर्जा से करनी होती है, यहाँ भी तुम ई निकाल दो। तो ई की तुलना फाई से करनी होती है। अगर ई का मान ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ई का मान कम है तो नहीं निकलेंगे, सिंपल सा फंडा होता है। वरना मैं इससे भी करवा सकता था, यही तरंग दे दिया निकाल के इसकी, तो भी तुलना करते तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कब अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा ये होती है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी भी धातु के पृष्ठ है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है देहली आवृत्ति कहलाती है, और तरंग दे दिए में उल्टा होता है कि वह अधिकतम तरंग दे दिए, तो तुम्हें अधिकतम और न्यूनतम मान मिल नहीं पाएगा। ये है कहने का मतलब, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमेशा ऊर्जा पर डिपेंड रहो। अगर यहाँ कुछ भी चीज़ दी हो ऊर्जा बना लो, यहाँ कुछ भी चीज़ दी हो ऊर्जा बना लो, ठीक है जी। यहाँ सब 0 0 में मान होते हैं, और इधर जो तुम ई का मान निकालोगे यहाँ एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा होता है, यहाँ बिना जीरो वाले मान होते हैं। ये आपतित प्रकाश की ऊर्जा होती है, ये धातु की अपनी खुद की ऊर्जा होती है कि इतनी चाहिए हमें, बस जी। देखो दिया क्या है, सबसे पहले दिया है देहली आवृत्ति जो दी है न्यू जीरो बराबर 1.5 गुणा 10⁻⁻ के ये 14 है, तो फाई जीरो निकाल देंगे एच न्यू जीरो, एच आ जाएगा 6.6 गुणा 10⁻⁻ के 34 और गुणा 1.5 गुणा 10⁻⁻ के, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस है यार, प्लस के 14। अब देखो 15 गुणा करेंगे, 15 छक्का 90 हो जाएंगे, और 15 छक्का 90 और 9 क्या हो गया, हाँ धातु की देहली सब धातु का ही होता है। हमने इसे ऊर्जा बना रहे हैं, तुलना करने के लिए बचा कर रखेंगे, काम आएगी लास्ट में। देखो ये आगे गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, 34 में से 14 जाएंगे 20 बचेंगे माइनस, ठीक है ना, इतने जूल फाई जीरो बराबर, इसे बचा के रखेंगे अभी। अब निकालेंगे, देखो उधर लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है, यानी कि 6 गुणा 10⁻⁻ के 7 मीटर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब आपतित प्रकाश की ऊर्जा निकाल दो। आपतित प्रकाश की ऊर्जा, क्योंकि इस ऊर्जा की तुलना फिर हम इससे चेक कर लेंगे आराम से। आपतित प्रकाश की ऊर्जा E बराबर जो है क्या दिया है, एच सी अपॉन लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाना है, तो 6.6 गुणा 10⁻⁻ के 34, 3 गुणा 10⁻8 और यहाँ जाएगा 6 गुणा 10⁻⁻ के 7, ये 6 से कट जाएगा तो क्या जाएगा 1.1 गुणा 3 और गुणा यहाँ आ जाएगा माइनस के 34 प्लस के 8 प्लस के 7, कितना हो जाएगा 3.3 गुणा 10⁻⁻ कितना -19, जबकि घातें भी बराबर होनी चाहिए। वहाँ घात कितनी है 20, या तो ऐसा 19 बना लो ऐसा 20 कर लो। अब ये घातों का भी चक्कर खाना चाहिए, बताओ 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव इधर या इधर, 0.33 हो जाएगा, पूरा 33 हो जाएगा। घात 20 कर रहे हैं हम, देखो ये है ना बिल्कुल सही मान, -20 करेंगे 0.33 है ना। यही चीज तो एग्जाम में लेकर डूबती है। नियम याद रखो, माइनस में मान बढ़ाने पर घात बढ़ती है माइनस में, और धनात्मक घात में उल्टा होता है। अगर हम 3 का 33 कर रहे हैं, 3 रुपये थे 33 रुपये बना रहे हैं तो मान बढ़ा रहे हैं तो घात भी बढ़ेगी।
तो दोनों घातें 20-20 हो गई। अब देखो कि धातु के लिए जो चाहिए वो तो चाहिए 9.9 रुपये ऐसे मानो, और दे रहे हैं हम उसे 33 रुपये। क्या होगा? निकलेंगे, बहुत तेजी से भागेंगे इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे इस प्रकार धातु का कार्यफलन 9.9 गुणा 10 की घात माइनस के 20 जूल है, जबकि आपतित प्रकाश की ऊर्जा 33 गुणा 10 की घात माइनस के 20 जूल है। अतः पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। और याद रखना माइनस प्लस जरा से भी गड़बड़ हो गया ना तो अभी ना हो जाती, क्योंकि दशमलव इधर हो जाता तो पूरा अंतर हो जाता कि एक बार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और तुम्हारा आंसर आता कि नहीं निकल रहे हैं। सवाल चेंज हो गया है, दूसरे उतार लो जरा से भी। आपका जो है एक धातु की देरी तरंग दैर्ध्य दी है इतनी, और उस पर इतने हर्ट्ज का प्रकाश डाला जाता है, तब तुम्हें तुलना करनी है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे।